नमस्कार, गुड इवनिंग, स्वागत, अभिवादन सभी प्रिय मित्रों का, दोस्तों का, प्यारे बच्चों का, भावी शिक्षकों का एक बार पुनः आपके अपने परिवार संजय सर साइकोलॉजी में दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत और अभिवादन। मित्रों, क्लास थोड़ी सी 10 मिनट लेट हो गई हमारी, थोड़ा सा टेक्निकल चीज। चलिए, तो हम लोग बुद्धिज्म की बात कर रहे थे। बुद्धिज्म बहुत यूनिक जबरदस्त चैप्टर है और इस चैप्टर के बारे में हम लोग बहुत कुछ सीख चुके हैं, क्योंकि बेसिकली ये चैप्टर हम लोग सेकंड टाइम पढ़ रहे हैं, जो बहुत मजेदार यूनिक चैप्टर है और यूजीसी नेट में खूब दबा के क्वेश्चन देता है। कल ये सारी बातें हम लोगों ने कर ली थी, उसके आगे की कहानी भी हम लोग पढ़ चुके थे कि बौद्ध मत का मुख्य उद्देश्य क्या है। वास्तव में जीवन की अस्थिरता और इच्छाओं के कारण जो हमारे दुख उत्पन्न होते हैं ना, उनको समाप्त करना ही बुद्धिज्म का मूल और कोर अवधारणा कहलाती है। ध्यान रखिएगा बेटा। उसके बाद हमने 4 आर्य सत्य पढ़े: दुख, दुख का कारण, दुख का अंत और दुख का निवारण। चलिए, उसके बाद अष्टांगिक मार्गों की हम लोगों ने बात की। सम्यक समझ, जिसको हम लोग पढ़ रहे थे, सम्यक समझ, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। सम्यक यहां पर सही से मतलब लिया जाता है। 100% बैट का जेट का सिलेबस एक ही होता है बेटा। अरे बेफिक्र होकर आंख बंद करके पढ़ो। बैट, जेट और यूजीसी नेट, बैट, जेट, यूजीसी नेट तीनों एक ही सिलेबस पर डिपेंडेड है। मैं वापस समझा देता हूं। बैट करने से आप सिर्फ बिहार के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, हायर एजुकेशन में प्रोफेसर बनेंगे। और यूजीसी नेट से आप इंडिया के किसी भी राज्य में जाकर प्रोफेसर बन सकते हैं। और जेट से आप सिर्फ झारखंड में प्रोफेसर बनेंगे। लेकिन अगर मान लो आपने बैट नहीं किया और नेट आपका निकल गया, तो नेट करके भी आप बिहार में प्रोफेसर बन सकते हो भाई। आपका यूजीसी नेट निकल गया और आपने जेट आपका क्लियर नहीं हुआ, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो भी आप झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। नेट इन सब का उस्ताद है और वो लेना पड़ेगा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैट वाला ही बिहार में बन सकता है। अरे भैया, यूजीसी नेट वाले को भी बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है ना, यही 1000% सत्य है, इसलिए डोंट बी कंफ्यूज्ड। मस्त होकर के आसानी से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कल हम लोगों ने पंचशील सिद्धांत भी पढ़े, जहां पर अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह है ना, बिल्कुल पढ़ा। मध्यम मार्ग हमने देखा। बुद्धिज्म का मध्यम मार्ग है बेटा, भोग विलास एवं कठोर तपस्या से बचकर जीवन में संतुलन, समन्वय, समरसता फैलाना, प्राप्त करना। कोई मामला नहीं है, यूजीसी ऑल ओवर इंडिया में। वेरी गुड इवनिंग, वेलकम, स्वागत, अभिवादन। अनित्य, सब कुछ क्षण भंगुर है, जीवन परिवर्तनशील है, कुछ भी स्थायी नहीं है, यही अनित्य है। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा कर्म और पुनर्जन्म को महत्व देने की बात करता है। कौन? बुद्धिज्म करता है बेटा। अनात्म के बारे में बात की, नो सेल्फ, यानी कोई स्थायी आत्मा नहीं है। व्यक्ति केवल 5 तत्वों रूप, वेदना, संज्ञान, संस्कार और विज्ञान का संयोजन मात्र है। ये हमने बात की थी। उसके बाद बेटा, अब अगर हम बात करें, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो गौतम बुद्ध, जिन्हें सिद्धार्थ गौतम भी कहा जाता है, इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में की थी। कहां पर की थी बेटा? ज्ञान प्राप्ति बोध गया में की थी। इनका प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से पढ़ा जाता है। बेटा, अगर आपसे पूछा जाए गौतम बुद्ध का या सिद्धार्थ गौतम का जो प्रथम उपदेश था वो कहां पर दिया गया? सारनाथ में दिया गया। और उसका नाम क्या था? धर्म चक्र प्रवर्तन था। बेटा, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी? बौद्ध गया, बिहार के अंदर हुई थी। यू नो वेरी वेल बेटा। सम्राट अशोक महान द्वारा बौद्ध धर्म अपनाया गया था। सम्राट अशोक,
बहुत महान शासक हुआ जिसे उन्होंने दूर दूर तक इस दुनिया में फैलाया। सही मायने में अगर देखें तो देखिएगा, अब पढ़ते हैं हम लोग बुद्धिज्म की कुछ कहानियां, कुछ बातें, कुछ विशेष चीजें। ठीक है, चलिएगा। देखिए मित्रों, तो यहां पर बुद्धिज्म, बौद्ध मत का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण जो यहां पर समझाया गया है, उसकी कहानी हम लोग पढ़ लेते हैं। अब थोड़ा सा इसको मनोवैज्ञानिक अर्थ में हम यूज करते कैसे हैं, इसको कैसे पढ़ा जाए, वो सारी बातें यहां पर करनी। क्लियर बेटा, समझ में आ गई बात? चलिए देखो, मूल मनोवैज्ञानिक आधार क्या है इसका? बौद्ध मत मन और दुख का विज्ञान कहलाता है। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइएगा, ये आ गई है। हाँ भाई, देखिएगा, तो ऐसी स्थिति में एक सेकंड रुकना पड़ेगा अपन को। चलो देख लेते हैं। 1 सेकंड। एक मिनट टाइम लगेगा बस, डोंट वरी। सर पेपर 1 कैसे तैयार करें? बेटा मैं भी अच्छा प्रयास कर रहा हूँ, आप लोगों को कंटेंट इकट्ठा हो भी गया है कुछ तो अपलोड करवाना बाकी है। तो डोंट वरी, वो सब अच्छा मिलेगा आपको, की चिंता आप छोड़ दीजिएगा, बेहतर ही मिलेगा, आप इसका ना करें। आजकल तो मैं आपकी तरह टेक्निकल हो गया हूँ थोड़ा थोड़ा, है ना बेटा? अब ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, क्या करें। हाँ, चलिए तो अब हम पढ़ते हैं। देखिएगा, बुद्धिज्म की बात कर लेते हैं। तो बौद्ध मत का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण एक्सपेंडेड, पूरे अच्छे तरीके से विस्तृत ढंग से इसको पढ़ लेते हैं। मतलब बौद्ध मत आखिर मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, उसको सीखना है। इसका मूल मनोवैज्ञानिक आधार क्या है बेटा? बौद्ध मत कहता है मन और दुख का विज्ञान। यानी अगर हम बौद्ध मत को साइकोलॉजिकल नाम देना चाहें तो हम नाम देंगे, क्या देंगे बेटा? मन और दुख का विज्ञान। यानी वास्तव में, अच्छा ठीक है, फर्स्ट पेपर पढ़ना चाहती हैं, ठीक है ठीक है, डन, वो व्यवस्था कर रहे हैं, डोंट वरी बेटा, आपको बिल्कुल बताएंगे, जरूर बताएंगे। देखिए, तो बौद्ध मत का स्टार्टिंग पॉइंट यह है कि मानव की मूल समस्या मानसिक है। देखो क्या कहता है बौद्ध मत का स्टार्टिंग पॉइंट, कि मानव की मूल समस्या मानसिक है। अरे मन मानसिक क्या? असंतोष, वो संतुष्ट नहीं है।
बड़ा नाखुश है, दुखी है, क्लेश है उसके साथ, असुरक्षा है उसके साथ, भय है उसके साथ, ईर्ष्या है उसके साथ, तृष्णा है। और यही सारे कारण व्यक्ति को बिल्कुल निश्चित रूप से दुखी या दुख पहुंचाते हैं। इसलिए यह धर्म कम और साइकोलॉजिकल मेथड ज्यादा लगता है यार। यही तो बात है बौद्धिज्म की। इसीलिए तो बहुत प्रश्न पूछता है यूजीसी नेट में। और आजकल तो पीजीटी एस्टेट में क्वेश्चन पूछ लिया इसका। गजब की बात ये देखो आप। ओके ओके बेटा, डन मुन्नी जी, 100% मिलेगा। मैं बिल्कुल जल्दी से जल्दी इसको कवर कर रहे हैं अपन। फर्स्ट पेपर को टेंशन मत करो। मन बदलो, अनुभव बदल जाएगा। मन बदलो, अनुभव बदल जाएगा। अरे भाई, बौद्ध धर्म कहता है आप अपने मन को, अपने मानसिक विकारों को बदलो, आप अपने बुराइयों को बदलो, आप अपनी कमियों को दूर करो, आप अपने दुख को दूर करो, आप अपनी तृष्णा को दूर करो। ये तृष्णा जो है ना, ये तृष्णा, यही आपके दुख का कारण है। इसलिए मन को बदल डालो, इस तृष्णा को बदलो, अनुभव स्वयं बदल जाएगा। आपके जीवन में खुशियां आ जाएंगी, आपके जीवन सुखमय हो जाएगा, आपका जीवन संतोषी हो जाएगा, आपका जीवन धर्म के प्रति लग जाएगा। ऐसा बौद्ध धर्म कहता है, ऐसा बुद्धिज्म कहता है। इसलिए बहुत गजब का स्टेटमेंट है ये, इसको आपको ध्यान में रख लेना चाहिए। मैंने बुद्धिज्म की सारी बेसिक कहानी आपको समझाने के बाद ये इसका साइकोलॉजिकल फैक्ट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है बेटा, चलो आगे देखो। पृष्ठभूमि, इसका बैकग्राउंड क्या है बेटा? परंपराएं मुख्यतः चेतना के रूपांतरण पर जोर देती हैं। पूर्वी परंपराएं, जितनी भी पूर्वी परंपराएं, जितने भी ईस्टर्न सिस्टम्स हैं बेटा, वो किस पर? हमारी परंपराएं चेतना के रूपांतरण पर जोर देती हैं कि वास्तव में अपने चेतन में चेंज करो, अपने कॉन्शियस में चेंज करो। ठीक है ना? बस जब हम चेतन में चेंज करेंगे तो निश्चित रूप से क्या होगा कि हम एक अच्छे सुखद अनुभूति प्राप्त कर लेंगे। इनका लक्ष्य केवल जानना, टू नो नहीं है, बल्कि होना। अरे टू बी है, यानी मनोवैज्ञानिक ज्ञान, आत्म परिवर्तन। अगर आपको साइकोलॉजिकली बुद्धिज्म का नॉलेज हो गया तो आप अपने आप के अंदर परिवर्तन कर लोगे। आपको क्या होना है, क्या होना चाहिए वाली स्थिति में, कंडीशन में आप पहुंच जाएंगे बेटा। प्रारंभिक पाश्चात्य मनोविज्ञान मन को वस्तु की तरह पढ़ता था, जबकि ईस्टर्न पाश्चात्य, या अगर वेस्टर्न अर्ली साइकोलॉजी की बात करें, जो पाश्चात्य, प्रारंभिक पाश्चात्य मनोविज्ञान जो था, वो किसको? मन को तो केवल एक वस्तु है, मन तो है ना। अब मन क्या है? एक वस्तु है मात्र। आपने पढ़ा ही होगा, मैंने साइकोलॉजी में मैं पढ़ाता हूं, जहां पर हम मनोविज्ञान की स्टेजेस की कहानी पढ़ते हैं, उस चैप्टर में हम ये बात सीखते जरूर हैं, समझते जरूर हैं। क्या समझते हैं कि मन की तो कुछ अलग सेपरेट विशेषताएं होती है। उससे पहले वो आत्मा का विज्ञान है, वो बाद में मन का है, फिर बाद में वो चेतना का है, और फिर अंत में वे व्यवहार का विज्ञान है। तो कहीं ना कहीं पाश्चात्य मनोविज्ञान मन को वस्तु की तरह पढ़ता था, जबकि ईस्टर्न सिस्टम, जो पूर्वीय मनोविज्ञान है, जो पूर्वीय परंपराएं हैं बेटा, वो किसकी तरह? बेटा पूर्वीय परंपराएं दिए हुए अनुभव और चित्त की दशाएं, ध्यान, साधना को अध्ययन विषय बनाती है। ठीक है ना? और आपके सिलेबस में ईस्टर्न साइकोलॉजिकल सिस्टम है। क्या है बेटा? ईस्टर्न यानी पूर्वीय मनोवैज्ञानिक परंपराओं की बात की है। यह बात विशेष ध्यान में रखनी है, ये वहीं से उठाया चैप्टर है। ठीक है बेटा, याद रखो। इसलिए यूजीसी नेट सिलेबस में साइकोलॉजिकल थॉट्स इन सम मेजर ईस्टर्न सिस्टम ये रहा। ईस्टर्न सिस्टम जोड़ा गया है, इसीलिए जोड़ा गया है। तो हम ईस्टर्न सिस्टम की बात करेंगे, एक एक पॉइंट को समझ के आगे बढ़ना। कोई दिक्कत नहीं है, क्लास 10 एक्स्ट्रा लगे उसकी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन पढ़कर ही, सीखकर ही, अगर बुद्धिज्म समझ में आ गया तो हर एक प्रश्न इसका उसका पोस्टमार्टम हम लोग कर लेंगे, पोस्टमार्टम हम लोग कर लेंगे। और अगर बुद्धिज्म समझ में नहीं आया तो हमसे क्वेश्चन बनेंगे नहीं, और जब क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो ये लर्निंग बेकार हो जाएगी। इसलिए अच्छे से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। टाइम और ज्यादा निकाल लेंगे, और एक क्लास और चालू कर देंगे एग्जाम से 2 महीने पहले। टेंशन मत करो, लेकिन अच्छा पढ़ो। अभी तो धीरे धीरे रिदम बनाओ, है ना, लय में आओ।
एक स्पीड में आओ, एक सिस्टम में आओ और पुरानी क्लासेज को घोट के पी जाओ बस। जो 143 क्लासेज हैं और 114 है, 114 और 143 क्लास या 139 क्लास, इनको घोट के पी जाओ बस। क्योंकि उससे क्या होगा, आपको पूरा यूजीसी नेट का 80% सिलेबस आपकी गिरफ्त में होगा, आपकी खोपड़ी में होगा। क्या होगा, आपकी खोपड़ी में होगा। और फिर जब खोपड़ी में होगा तो मैं कोई भी टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा ना, वो बिल्कुल सेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास एक पुराना अनुभव होगा, आपके पास ओल्ड लर्निंग होगी। और फिर न्यू लर्निंग को आप क्या करते जाओगे, एसिमिलेट करते जाओगे, आत्मसात करते जाओगे। यही सच्चाई है। कोई बात नहीं डियर, ठीक है बेटा। चलिए अब देखो, यहां पर भारतीय पूर्वी मनोविज्ञान अनुभव आधारित व मोक्ष उन्मुखी है। अरे हमारा इंडियन जो ईस्टर्न साइकोलॉजी है ना, वो कैसा है? अरे मोक्ष उन्मुखी और अनुभव पर आधारित है हमारा इंडियन ईस्टर्न साइकोलॉजी। हमारा पूर्वीय भारतीय मनोविज्ञान की बात करें, हमारा भारतीय पूर्वी मनोविज्ञान जो है अनुभव आधारित और मोक्ष उन्मुखी है। इसीलिए तो हमारे धर्म ग्रंथों में मोक्ष को निर्वाण का आधार बुद्धिज्म ने माना है बेटा। ठीक है ना, बड़ा प्यारा चैप्टर है ये, है ना। नो सेल्फ, नो सेल्फ, अनात्म। क्या कहता है ये? बिल्कुल अनात्म। एज साइकोलॉजिकल आइडिया, अनात्म का मनोवैज्ञानिक अर्थ क्या है? कोई स्थायी नहीं है, सब इस दुनिया में आया है, उसका जाना तय है, वो जाएगा, वो जाएगा, अवश्य जाएगा। तो कोई स्थायी नहीं है, अपरिवर्तनीय है ना। अपरिवर्तनीय मतलब स्थायी और अपरिवर्तनीय नहीं है। मैं नहीं है, यानी अहम ईगो कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं है भैया। अरे आए हैं वैसे ही चले जाएंगे, इसीलिए अनात्म की बात करता है। इसका मनोवैज्ञानिक अर्थ हमारे डिस्ट्रेस का, डिस्ट्रेस होता है आपका तनाव, दुख का बहुत बड़ा हिस्सा मैं को बहुत मजबूती से पकड़ने से आता है। याद रखना, इसका मनोवैज्ञानिक अर्थ किसका बेटा? अनात्म का। हमारे डिस्ट्रेस को बहुत बड़ा हिस्सा मैं को बहुत मजबूती से पकड़ने से आता है। मैं ही सही हूं, मैं ही सही हूं, मेरा ही अपमान हुआ है, मेरी ही चीज है, या फिर मेरे बिना दुनिया चलेगी नहीं, कुछ भी नहीं है। ये सब ईगो फिक्सेशंस हैं, ये अहम आसक्ति है, इसलिए इससे बाहर निकलना पड़ेगा, है ना। बुद्धिज्म कहता है अगर हम यूज कर लिया, यानी आई माइंड को थोड़ा ढीला कर दें, तो एंगर डाउन हो जाएगा, जेलसी ईर्ष्या डाउन हो जाएगी और एंजाइटी गर्त में चली जाएगी। इसलिए बेटा इस अहम को, इस मैं को हम बना दो। हम सब मिलकर एक अच्छे नव निर्मित भारत का निर्माण करेंगे, एक अच्छे परिवार का निर्माण करेंगे, एक अच्छे समाज का निर्माण करेंगे, एक अच्छी कक्षा कक्ष का निर्माण करेंगे, हम करेंगे। लेकिन अगर मैं करूंगा, गलत बात है। मैं क्या हूं जो करूंगा? तो इस मैं को हटाना है और हम को लाना है, यही बुद्धिज्म कहता है। तो बुद्धिज्म क्या कहता है? गौतम बुद्ध कहते हैं कि बेटा इसको, आई को, यानी अगर हम को थोड़ा ढीला कर दें तो एंगर क्या हो जाएगा? आपका क्रोध डाउन हो जाएगा, है ना। मैंने नहीं किया, हम सब ने मिलकर किया है। क्यों यार सारी चीजों का श्रेय खुद लेना चाहते हो? ठीक है ना। यस, जेलिशी, आपकी ईर्ष्या डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा अगर आप हम पर आ गए तो। और आप एंजाइटी, आप तनाव से तो मुक्त ही हो जाएंगे, आपको कलेश तो होगा ही नहीं। यही बुद्धिज्म कहता है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद आत्मिक प्रक्रिया है, वस्तु नहीं है, ये एक प्रोसेस है। नैरेटिव सेल्फ, प्रोसेस सेल्फ थ्योरीज, ठीक है ना। एग्जाम में आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि बौद्ध अनात्मवाद का मनोवैज्ञानिक महत्व यह है कि बौद्ध का जो अनात्मवाद है उसका महत्व यह है कि अहम केंद्रित संज्ञान को
कम करता है, इसलिए भावनात्मक उत्तेजना भी घट जाती है। अहम केंद्रित संज्ञान को कम करता है बुद्धिज्म, इसलिए भावनात्मक उत्तेजना भी घट जाती है। इसलिए आपके अंदर जो ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होता है ना, जो क्लेश का, जो तनाव का भाव उत्पन्न हो जाता है, वो डाउन हो जाता है। चलिए ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट, 5 स्कंद, ए मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी की बात की है ना, व्यक्तित्व का मॉडल, 5 अग्रेट्स क्या क्या है। बुद्धिज्म में व्यक्ति को एक ठोस आत्मा नहीं, बल्कि 5 लगातार बदलती प्रक्रियाओं का समूह मानता है। बताया था ना, पंचशील सिद्धांत दिया था, है ना, वो मैंने समझा दिया ऑलरेडी, लेकिन एक बार फिर पढ़ लो। रूप शरीर या भौतिक घटक है ना, शरीर इंद्रियां इसमें शामिल होंगी, नर्वस सिस्टम जैसी भौतिक चीजें आ जाएंगी आपकी, है ना। मॉडर्न, वर्तमान में बायोलॉजिकल बेस, है ना, जैविक जो आधार है वो इसके अंतर्गत आ जाएगा। वेदना, वेदना आपकी फीलिंग और टोन का नाम है। अनुभूति, जिसमें आपके सुखद अनुभव शामिल हो जाएंगे, आपके दुखद अनुभव शामिल हो जाएंगे, आपके न्यूट्रल, ना सुख और ना दुख, बीच वाले के टोन के साथ आता है। यही बाद में आई लाइक आई डिसलाइक बन जाता है, यार पसंद नहीं है, यार मुझे इससे प्रेम नहीं है ना, ये अनुभव, ठीक है ना। इसके बाद, उसके बाद संज्ञा, संस्कार, ठीक है ना, संज्ञा, संस्कार। नेटवर्क इशू स्टार्ट होने लगा है। नेटवर्क तो ऐसा कल की वाली प्रॉब्लम हो रही है क्या? अभी तो परफेक्ट है सभी कुछ, होगा तब अपन देखते हैं, उसमें तो कर ही क्या सकते हैं, कभी कभी हो ही जाता है। चलिए, संज्ञा मतलब पहचानना। ऐसा नहीं है कि आप अहम में डूबे हुए हैं, दूसरों को पहचान ही नहीं पा रहे, है ना। लेबल लगाना, यह मेरा दोस्त है, यह मेरी परीक्षा है, ये सब सब ठीक है, चलिए ठीक, ओके। यह मेरा दोस्त है, लेबल लगा दिया, है ना, ये उसके पापा हैं, ये उसकी मदर है, ये एवरीथिंग, ठीक है, यह है परीक्षा। इसी प्रकार, है ना, मिसपरसेप्शन, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस, ठीक है ना, मिसपरसेप्शन यानी पहचान का मिस होना, प्रत्यक्षण का मिस होना। राउंड कहां घूम रहा है भाई, अभी तो सही चल रहा है क्लास। एक बार आप रिफ्रेश कर लो बेटा, अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो एक बार रिफ्रेश कर लो। देखो, संस्कार, संस्कार की बात करें तो इच्छाएं, प्रवृत्तियां, मतलब आपके एटीट्यूड्स, ठीक है ना, आदतें, कंडीशनिंग पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं ये, ठीक है बेटा, ये सारी बातें आपको याद रखना है। हैबिट्स, स्कीमाज, मोटिवेशन पैटर्न्स, इन सबको ध्यान में रखना चाहिए, ये संस्कार है। मतलब वास्तव में अगर आप बहुत अच्छे परिवार से हैं, हम बहुत अच्छे परिवार से हम सब लोग, तो हमारे संस्कार, हमारी इच्छाएं उसके अनुरूप होती हैं, जो सबके हितार्थ हो, है ना। हमारी प्रवृत्तियां, हमारा व्यवहार, हमारा दृष्टिकोण, हमारा नजरिया सर्वहिताय, सर्वजन हिताय के रूप में होना चाहिए, है ना। आदतें, हमारी आदतें भी सकारात्मक होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, विज्ञान, विज्ञान कौन, साइंस, वस्तु चेतना की बात करता है। यह स्थिर नहीं है, प्रत्येक क्षण अराइज एंड पास होता है, उठता है और गुजर जाता है, ऐसी बात करते हैं। साइकोलॉजिकल पॉइंट, मनोवैज्ञानिक बिंदु कहता है क्या, पर्सन चेंजिंग साइकोफिजिकल प्रोसेस, यानी व्यक्ति जो अपनी मनोशारीरिक प्रक्रिया को बदल रहा है ना, क्या कर रहा है आज, मनोवैज्ञानिक बिंदु क्या कहता है, आज वास्तव में
मानव का जो दृष्टिकोण है वो बदल रहा है। आज व्यक्ति विज्ञान के युग में जी रहा है, आज व्यक्ति वास्तविकता की बात करता है, आज व्यक्ति काल्पनिक दृष्टिकोण से बाहर निकलकर अहम से ऊपर उठकर हम की भावना की बात कर रहा है। ठीक है, इसी प्रकार सो क्लाइंगिंग टू आई इज डिल्यूजन, इसी कारण से जो जो आई है, अहम है, वो क्या हो रहा है, वास्तव में वो डाउन हो रहा है, वो कमजोर हो रहा है, वो घट रहा है। इसी प्रकार इसलिए बौद्ध मत को प्रोसेस साइकोलॉजी भी कह सकते हैं। वास्तव में बिकॉज ऑफ सो सफरिंग इज ऑप्शनल, इसीलिए आज जो आपकी पीड़ा है, आपका जो कष्ट है, वो ऑप्शनल हो गया है, नॉट इनविटेबल। ऐसा नहीं है कि वो आना तय है। ठीक है ना, बिल्कुल परफेक्ट है। इसीलिए यहां बौद्ध मत को प्रोसेस साइकोलॉजी के रूप में भी पढ़ा जाने लगा है। क्यों? क्योंकि यही तो इसका मनोवैज्ञानिक अवधारणा है, यही तो इसको डिफाइन करता है। बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट देखिएगा, अब ठीक है, देखिएगा उसके बाद यहां पर बात करते हैं प्रतीत्य समुत्पाद, है ना, बिल्कुल डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, प्रतीत्य समुत्पाद। भाई यह है तो वह है, यह नहीं है तो वह नहीं है, ये कहता है। ये इसका फॉर्मूला है, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बौद्ध मत का। ये बौद्ध मत क्या कहता है, बुद्धिज्म क्या कहता है, यह है तो वह है, वह नहीं है, अगर यह नहीं है तो वह भी नहीं है। अर्थात सीधा सीधा इसका अर्थ ये हुआ, यहां पर सीधी सी बात है, यह उत्पन्न होता है तो वह उत्पन्न होता है, यह उत्पन्न नहीं होता है तो वह उत्पन्न नहीं होता है। यही डिपेंडेंट ओरिजिनेशन है, जिसका अर्थ सीधा सीधा सा, सभी घटनाएं और चीजें अन्य कारणों, सभी घटनाएं और चीजें अन्य कारणों या परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं। सीधी सी बात है, अगर ऐसा है तो वैसा होगा, वैसा होगा तो ऐसा नहीं हो, वही चीज है। समझ में आ गई? ओके, तो क्लियर कट बात है। इसीलिए निश्चित तौर पर भाई कोई भी चीज स्वतंत्र और स्थायी नहीं है, सब कुछ क्षणभंगुर है ना, यानी यानी सब कुछ क्षणभंगुर है। इसका सीधा सीधा अर्थ हो गया, सब कुछ क्षणभंगुर है, ये कहना चाहते हैं बुद्धिज्म इस वाक्य के द्वारा। सीधी सी बात है, ठीक है ना, यानी दुख रूपी अस्थिरता से लगाव पैदा होता है, और यही कारण है कि ये निर्वाण यानी मुक्ति की ओर हमें लेकर जाता है। बात समझ में आ गई? सीधा सा इसका मतलब मानसिक अवस्थाएं शर्तों के साथ उत्पन्न होती हैं। कोई भी भावना बस ऐसे ही नहीं आती, शर्तों के साथ। उसके कारण ट्रिगर, कंडीशनिंग, पास्ट हैबिट्स होते हैं। याद रखना, बहुत अच्छा प्रश्न है बेटा, सीधी सीधी सी बात है। ठीक है भाई, भाई जब हम यह है तो वह है, यानी आपके पास जो उद्दीपक है, जो वस्तु है, जो अवस्था है, जो परिस्थिति है, उसी पर दूसरी परिस्थिति निर्भर है, और वो क्षण भंगुर है। अगर ये खत्म हो गया तो वो अपने आप खत्म हो जाएगी। ठीक है ना, क्लियर हो गया? ये बात आपको ध्यान रखनी है। बेटा यहां पर ट्रिगर का मतलब कारण या उत्तेजना है। ट्रिगर का मतलब यहां पर उत्तेजना से लिया जाता है।
या कारण से लिया जाता है। डोंट वरी, ट्रिगर का मतलब उत्तेजना या कारण है, ठीक है ना। कंडीशनिंग, अनुकूलन, पास्ट हैबिट्स, पुरानी आदतें आदि, ठीक है। इसी तरीके से यहां पर देखो, क्लासिक 12 लिंक चेन, अविद्या, संस्कार, संज्ञान, है ना, संज्ञान और जरामानन को हम आज इस तरह समझ सकते हैं। अविद्या क्या है? रियलिटी की सही समझ नहीं, वही तो अविद्या है। आज जो व्यक्ति वास्तविकता को नहीं जानता, जो व्यक्ति वास्तविक, अब तो सही चल रहा है क्लास, हाँ, जो व्यक्ति वास्तविकता को नहीं जानता वही अज्ञानी है, विद्याहीन है, अविद्या युक्त है। संस्कार, गलत धारणाएं, गलत हैबिट्स। आज आप ड्रंक कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, समाज के विपरीत धारा में जा रहे हैं, तो क्या है? ये आपका संस्कार नहीं है, ठीक है। विज्ञान, वैसी ही सब्जेक्टिव अवेयरनेस, विज्ञान भी विशुद्ध रूप से ज्ञान जानना, अर्थात जो वास्तव में, वैसी ही सब्जेक्टिव अवेयरनेस, अर्थात जो जो वास्तविकता है ना, उस वास्तविकता के प्रति जानकारी ही विज्ञान है, सीधे अर्थ में। यही बुद्धिज्म कहता है। नेम फॉर्म, नाम रूप, सेल्फ अदर विभाजन। अगर आज किसी का नाम मोहन है तो वह दूसरे व्यक्ति को स्पेसिफाई कर रहा है, किसी का नाम सोहन है तो वह उस नाम को, उस नाम से उस व्यक्तित्व को डिफाइन कर रहा है। तो ये नाम, नाम रूप क्या है? सेल्फ अदर विभाजन है, ठीक है ना, ध्यान रख लो। उसके बाद सिक्स सेंसेस, ये सड़ायतन है, द्वार, मतलब जिनसे हम अपने अहम को, अपने दुख को, अपने डिस्ट्रेस को रिमूव करते हैं और यहां पर अपने सेंसेस के द्वारा एक अच्छे उचित ज्ञान को ग्रहण करते हैं, है ना। कांटेक्ट, संपर्क, ऑब्जेक्ट से टकराव, ऑब्जेक्ट से टकराव। अच्छा, ये है बेटा वृद्धावस्था, वृद्धावस्था और मृत्यु, यानी इसको आप कह सकते हैं पुनर्जन्म, पुनर्जन्म चक्र, पुनर्जन्म चक्र, ठीक है ना। तो ऐसे समझ सकते, ये समझ में आ गया सर? जी हाँ, बिल्कुल, वेलकम 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 वेलकम। भाई, जरा का अर्थ बुढ़ापा होता है और मरण का अर्थ मृत्यु होता है, सीधी सी बात है। यह है जो अभी प्रतीत समुत्पाद पढ़ा था, उसकी अंतिम 12वीं कड़ी है ये, है ना। प्रतीत समुत्पाद की अंतिम कड़ी है ये, अंतिम कड़ी, अंतिम कड़ी कहलाती है बेटा, वृद्धावस्था और मरण। क्लियर बेटा? दैट्स वेरी इजी, ध्यान रखना। भाई, दुख का कारण, दुख के सीधा सा शोक, रोग, विलास, निराशा, और हर प्राणी को उससे गुजरना है, ऐसा बुद्धिज्म मानता है। तो दीज आर द, देखो कितने, भैया क्लासिक 12 लिंक चेन की बात करता है, यानी प्रतीत समुद्पाद में कुल कितनी चेन्स हैं? प्रतीत समुद्पाद में 12 कड़ियां हैं। उनकी उनकी सबसे अंतिम कड़ी ये है जरा मराना, ठीक है ना। वृद्धावस्था, बुढ़ापा जिसे कहते हैं, और मराना यानी मृत्यु, ठीक है बेटा। जी हाँ, क्लियर हो गया सभी का? चलिए, सबके कमेंट्स विजिबल हैं बेटा, डोंट वरी, मुझे दिखाई दे रहे हैं, आप बिल्कुल चिंता मत करो।
है भाई। ये आपकी ये प्रथम कड़ी है अविद्या, ये प्रथम कड़ी है अविद्या, प्रथम कड़ी है संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, छह इंद्रियां हो गई, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति और फिर जरा मरण। ठीक है ना। ये इस प्रकार से 12 प्रकार की कड़ियां होती है प्रत्युत समुत्पाद की। हाँ बिल्कुल चेंज किया है। अच्छा, वापस बोल देता हूं, सुन लेना अच्छे से। 12 कड़ियों में अविद्या, जिसे अज्ञान कहते हैं, दूसरा संस्कार, तीसरा विज्ञान, चौथा नामरूप। बेटा 12 कड़ियों में से अक्सर पूछा जा सकता है अंतिम कड़ी, प्रथम कड़ी पूछ सकता है। ठीक है ना। नामरूप के बाद षडायतन, जो 6 इंद्रियों की बात करता है ना। 6 सेंसेस, 6 इंद्रियां हैं ये। यहां पर मुख्य मुख्य लिखी हुई है। ठीक है ना, 6 इंद्रियां। उसके बाद संपर्क या स्पर्श, जिसे कह सकते हैं इंद्रियों और विषयों का संपर्क, इंद्रियों और विषयों का संपर्क, कॉन्टैक्ट की बात कर रहा है। ठीक है बेटा। उसके बाद तृष्णा, वेदना, तृष्णा, है ना। स्पर्श, वेदना, तृष्णा, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान यानी आसक्ति, भव अस्तित्व, जाति, भव भव का मतलब अस्तित्व, जाति, और लास्ट में जरा मरण। जरा मरण, ये हो गया आपका पूरी की पूरी 12 कड़ियां। ठीक है भाई, समझ में आ गया, लिख लिया सबने। वापस बोलूं एक बार, भाई सुन लो। अविद्या संस्कार, अविद्या मतलब अज्ञान, संस्कार यानी कर्म। ठीक है। उसके बाद विज्ञान यानी चेतना, विज्ञान मतलब चेतना, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। ठीक है। और उसके बाद नामरूप, नामरूप का मतलब मनोशारीरिक, मन और शरीर। नामरूप का मतलब यहां पर मन और शरीर से जोड़ा गया है। क्लियर हो गया। उसके अलावा, उसके अलावा जी, नामरूप के बाद षडायतन यानी 6 इंद्रियां हो गई। फिर उसके बाद कॉन्टेक्ट, बेटा इंद्रियों, हाँ हमारी, बिल्कुल, इंद्रियों और विषयों के बीच जो संपर्क होता है उसकी बात करता है संपर्क में। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था स्पर्श, वेदना, तृष्णा, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान मतलब आसक्ति, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, आसक्ति, भव अस्तित्व, जाति, और अंतिम जरा मरण। खत्म बात। चलिए, ज्यादा मत समझो, उलझ जाओगे, इतने अंदर मत जाओ, कोई बात नहीं, ये आ गई। ठीक है ना। वेदना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। जरा मरण दुख, ये अंतिम है। ठीक है ना, यानी ये बुढ़ापा और मृत्यु। ठीक है। तृष्णा, मुझे चाहिए नहीं चाहिए, प्लीजेंट अनप्लीजेंट। ठीक है। इस प्रकार से ये टोटल 12 कड़ियां हो। किसकी है ये? प्रतीत समुत्पाद की। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब उपचारात्मक बिंदु, थ्रेप्टिक इंसाइट क्या है? देखिए बेटा, यानी जैसे ही आप, सीधा सा है, इफ वी इंटरवेंस एट फीलिंग, कार्विंग, लिंक, वी कैन स्टॉप द होल चेन। पूरा का पूरा एक एग्जाम्पल समझाया गया। क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन तो कैसे भी बन सकता है बेटा, बुद्धिज्म से जब पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, चिंता क्यों करते हो।
हाँ भाई, देखिएगा, तो यानी जैसे ही आप अनप्लीजेंट फीलिंग को ऑब्जर्व कर लेते हैं, यानी आप अनप्लीजेंट असंतुष्टि भाव को आप ऑब्जर्व कर लेते हैं, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे कैसे पढ़ लो याद करके, ठीक है ना। वो ऑब्जर्व कर लेते हैं, कार्विंग पैदा नहीं होने देंगे, यानी तृष्णा, ठीक है ना बेटा। अनप्लीजेंट फीलिंग को ऑब्जर्व कर लेते हैं तो तृष्णा पैदा नहीं होने देंगे। आप अटैच नहीं होने होंगे, दुख नहीं बनेगा। अटैच नहीं होंगे, किसी से जुड़ेंगे नहीं तो दुख नहीं बनेगा। तृष्णा पैदा नहीं होगी तो दुख उत्पन्न नहीं होगा, सीधी सी। यही माइंडफुलनेस बेस्ड इमोशन रेगुलेशन, यानी सजगता आधारित भाव नियम है। अरे सीधी सी बात है भाई, सिंपल सी कहानी है। अगर आप अनप्लीजेंट फीलिंग को, यानी आप अपने असंतुष्ट भाव को ऑब्जर्व कर लेते हैं कि आप किसके कारण असंतुष्ट हैं, तो कार्विंग पैदा नहीं होने देंगे, तो आपके अंदर तृष्णा नहीं होगी, और जब तृष्णा नहीं होगी तो आप अटैच नहीं होंगे किसी से, और जब आप किसी से अटैच नहीं होंगे तो दुख नहीं आएगा, और दुख नहीं आएगा तो इसका मतलब आप अपने भावों को, इमोशंस को कंट्रोल और नियमित कर लोगे, नियमन में ले लोगे। तो यही तो है बुद्धिज्म, यही तो बताता है बुद्धिज्म। तो दैट्स वेरी इजी, इंपॉर्टेंट है, बहुत यूनिक है। समझ में आ गई बात। चलिए देखो भाई, अब आता है दूसरा क्लेश, मेंटल डेफलीमेंट्स, भावनात्मक अवरोध, जो क्लेश के कारण उत्पन्न होता है ना। भैया बुद्धिस्ट साइकोलॉजी तीन रूट डेफलीमेंट्स बताती है, तीन प्रकार के क्लेश बताती है। कौन सा? राग, लोभ, यानी तृष्णा, आसक्ति और लोभ। ग्रीड कार्विंग, लालच से आती है, तृष्णा से उत्पन्न होता है। यार सही बात है, तृष्णा अगर आपको है, कब होगी? आप किसी के प्रति आसक्त हैं, किसी से जुड़े हुए हैं, निश्चित रूप से। क्यों जुड़े हुए हैं? कोई ना कोई तो लोभ है, कोई ना कोई तो लालच है। अदरवाइज बुद्ध, गौतम बुद्ध कहना चाहते हैं कि तृष्णा ही तो आपके दुख का कारण है। तृष्णा जो आपको आसक्त बनाती है, जो आपको लोभ और लालच के अंदर डालती है, यही आपके दुख का कारण है, यही दुख उत्पन्न करती है। दूसरा है द्वेष, द्वेष, क्रोध, घृणा। हाँ, इसीलिए तो हम ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते, इसलिए दुख होता ही नहीं है। वेरी एक्सीलेंट, कभी मत रखो। जैसे जैसे आप तृष्णा को बढ़ाओगे, ये तृष्णा आपको दूसरों से आसक्त बनाएगी। तृष्णा का मतलब है मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, और ये चाहिए वो चाहिए, इसका मतलब आपको दूसरे के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि वही दिला सकता है। और दूसरे के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा तो वो फिर आपको जो चाहे आदेश भी देगा, और आपको वैसा फॉलो करना पड़ेगा। और अगर आप वैसा फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब कोई लोभ आपका है, लालच है। तो ऐसी स्थिति में आप दुखों के सागर में डूब जाए। इसलिए इस दुखों के सागर से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है ना। यही बुद्धिज्म है। द्वेष, क्रोध, घृणा, इसके शिकार हो जाएंगे आप, है ना। मोह, अविद्या, मोह, रिल्यूजन, कंफ्यूजन, अविद्या, मोह, इनसे सेकेंडरी इमोशंस निकलते हैं। ईर्ष्या, घमंड, हिंसा। आप ईर्ष्या करने लगोगे, आप घमंडी बन जाओगे, आप हिंसक बन जाओगे, आप शिकायत करने लगोगे, आपके अंदर रोष व्याप्त हो जाएगा, आप दूसरों पर दोषारोपण करने लग जाओगे। अब मनोवैज्ञानिक पढ़ाई क्या होगी भैया? क्या होगी? ये तीनों माल एडेप्टिव इफेक्टिव पैटर्न्स, यानी अनुपयोगी भावात्मक पैटर्न है। ये आपके भावों को झकझोर देंगे। हाँ, इसीलिए संतोषम परम सुखम, परफेक्ट बात है, यही तो सत्य है, ठीक है ना। तो अनुपयोगी भावनात्मक पैटर्न है ये तीनों, यही हमारा मनोविज्ञान कहता है। वास्तव में हमारे मनोविज्ञान में इन सबको इमोशंस नाम दिया है।
और ये अनुपयोगी हैं। इनका यूज अपने जीवन में जब जब करोगे 100% आप किसी न किसी गफलत में, आप किसी न किसी तनाव के शिकार हो जाओगे, आप कुसमायोजित हो जाओगे, आप माल एडेप्टिव हो जाओगे। और माल एडेप्टेशन जो है ना, वो निश्चित तौर पर आपको एक बहुत गहरी गंदी खाई में, वो तो नेगेटिव होता है ना, बहुत नेगेटिव होता है ना। इन्हें रिड्यूस करने के लिए बुद्धिज्म देती है क्या? एथिकल कंडक्ट, है ना, नैतिक आचरण। शाबाश। हाँ भाई, इन्हें रिड्यूस करने के लिए बुद्धिज्म क्या देता है बेटा? सील, ठीक है ना। इथिकल, सील का मतलब होता है नैतिक आचरण, नैतिक आचरण। समाधि, कंसंट्रेशन, समाधि, कंसंट्रेशन, एकाग्रता, ध्यान। वेरी एक्सीलेंट। एकाग्रता या ध्यान। और तीसरा है आपका प्रज्ञा, प्रज्ञा, इंसाइट, अंतर्दृष्टि। प्रज्ञा क्या है? अंतर्दृष्टि है, ज्ञान है, ज्ञान है या अंतर्दृष्टि। ध्यान रखना है इन तीनों। और वास्तव में बुद्धिज्म के बौद्ध मत के 3 प्रशिक्षणात्मक गुण है ये, जिनसे बुद्धिज्म ट्रेनिंग देता है ना। यानी सीधे सीधे से अर्थ में भाई, हमारे ये जो त्रिगुणात्मक प्रशिक्षण जो है, ये हमारी आध्यात्मिक उन्नति के 3 चरण माने जाते हैं, जो हमारे मन को स्थिर रखते हैं और वास्तविकता को समझकर हमें इस क्लेश से, हमारे दोषों से हमें दूर करने में सहायता करते हैं। ऐसे त्रिगुण हैं बेटा, सील, दूसरा है एक आपका समाधि, ये समाधि है, समाधि बराबर एकाग्रता, ठीक है ना, ये सील है। मैं इसमें पैक कर देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे। ये त्रिगुणों की बात करता है बुद्धिज्म। ऐसा क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है बेटा, सिंपल है भाई। सील के बिना समाधि संभव नहीं है, और समाधि के बिना प्रज्ञा नहीं मिलती। सील के बिना समाधि, यानी नैतिक आचरण के बिना समाधि नहीं है, और समाधि के बिना आपको प्रज्ञा यानी जा, यानी अंतर्दृष्टि, यानी सूचना या ज्ञान नहीं मिलता, कभी नहीं मिलता। हाँ, बहुत टफ, इतने भी टफ नहीं है। बुद्धिज्म में जहां इन त्रिगुणात्मक प्रशिक्षण की बात करता है, इस आधार पर व्यक्ति को जो उसका ईर्ष्या है, घमंड है, हिंसा है, शिकायत है, रोष है, इन सबको रिमूव किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है इन गुणों के आधार पर। यह समझाना चाहता है। बात समझ में आ गई? भाई नैतिक नियमों में हत्या, चोरी, झूठ से बचने की बात करता है। भाई नैतिक नियमों में, नैतिक आचरण में हत्या नहीं करनी चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए,
की बात करता है, कौन बुद्धिज्म बात करता है। समाधि, अगर हम बात करते हैं समाधि, तो समाधि बेटा निश्चित रूप से ये हमारे नैतिक आचरण को पालन करने की एकाग्रता और ध्यान पर बल देता है, कि अगर हम नैतिक आचरण को या नैतिक मूल्यों की प्राप्ति चाहते हैं तो हमें एकाग्रता और ध्यान को विशेष रूप से तैयार रखना चाहिए, जो हमारे मन को स्थिर और केंद्रित बनाता है। हमारे मन को कैसा बनाता है बेटा? स्थिर और केंद्रित बनाता है, इस बात की वकालत करते हैं। और प्रज्ञा जो है वो एकाग्र मन के माध्यम से हम अनित्य, दुख और अनात्म का प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। अनित्य का, दुख का, अनात्म का प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, वो आप प्रज्ञा के माध्यम से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये तीन गुणों की बात करता है, ठीक है ना, बुद्धिज्म में। नोट करते जाना कुछ इंपोर्टेंट बातें इसमें। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ध्यान मनोविज्ञान, है ना, मेडिटेशन साइकोलॉजी। पहला है समथ, यानी शांति स्थापन ध्यान, मन को स्थिर और एकाग्र करना। मन को स्थिर और एकाग्र करना, बिल्कुल इस पर बहुत ज्यादा बल देता। करता है समथ, यानी काम अबाइंडिंग मेडिटेशन, शांति स्थापन ध्यान, मन को स्थिर और एकाग्र करना। मेडिटेशन की तो भैया गौतम बुद्ध, इसकी तो प्रकांड प्रकांड, दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं हुआ इस धरती पर, इस धरा पर। हाँ, नहीं कहीं नहीं चला गया, एक कॉल आ गया था, कॉल अटेंड करने, कोई विशेष कॉल जब बार बार आता है ना तब अटेंड करता हूं, ऐसे नहीं करता हूं। मेथड देखिएगा, ब्रीद वॉचिंग, कैसीना, लविंग काइंडनेस, साइकोलॉजिकल इफेक्ट, अटेंशन क्या होगा? स्पेन होगा। इम्पल्सिटिविटी क्या होगी? लूज होगी। इमोशनल रिएक्टिविटी कमजोर होगी। एंजाइटी रिड्यूस हो जाएगी। मॉडर्न पैरेलल, अटेंशन ट्रेनिंग, रिलैक्सेशन, फोकस्ड अटेंशन, मेडिटेशन, सब कुछ इसके अंतर्गत शामिल है। क्लियर? यानी सिंपल मेथड, तरीका, विधि क्या है? ब्रीद वॉचिंग, यानी अपनी श्वास को देखिए, ठीक है ना, कसीना, लविंग काइंडनेस, और निश्चित रूप से, एक सेकंड,
बस सीधी सीधी सी बात है। कसीना यानी ध्यान के लिए, यानी मेडिटेशन के लिए, ध्यान के लिए प्रयुक्त सामग्री कह दो, या मानसिक छवि। हाँ हाँ, डोंट वरी, ओ माय गॉड, चिंता मत करो। अच्छा, अब इससे क्या होगा बेटा, देखिएगा, सीधी सीधी सी बात है। ध्यान की जितनी भी वस्तुएं हैं उसी को यहां पर जोड़ा गया है। ठीक है ना, कोई प्रकाश हो, कोई चमक हो, कोई खुला स्थान हो, इन सब के साथ यहां पर इसको जोड़ा गया है, और ज्यादा कुछ नहीं है। यार भाई, चलें आगे। बस सीधी सी बात है। हाँ भाई, क्लास गड़बड़ कर रही है मुझे लगता है। चक्कर चल रहा है क्या आपके भी? ओके, चलिए, देखो, तो अटेंशन स्पेन, यहां पर अटेंशन क्या होता है बेटा, आपका ध्यान जो है वो उन्नत होता है, लेकिन आपकी आवेगशीलता यानी आपका क्रोध जो है वो कमजोर होता है। अंपल्सिविटी, आवेगशीलता। ठीक है ना? हाँ, वही वही। है ना, अटेंशन स्पेन, ध्यान केंद्रण। ध्यान केंद्रण क्या होता है, उन्नत होता है। आवेगशीलता डाउन होती है। इमोशनल रिएक्टिविटी, और जो आपका भावात्मक जो प्रतिक्रिया है ना, भावात्मक प्रतिक्रिया, वो क्या होती है, लूज होती है। और एंजाइटी आपकी रिमूव हो जाती है, यानी तनाव आपका दूर हो जाता है। ठीक है ना? ये एरो का निशान जब नीचे की तरफ जा रहा है तो वो डाउन होना, और अप जा रहा है तो वो बढ़ना। ठीक है, मॉडर्न पैरेलल बेटा, आधुनिक समांतर क्या है, अटेंशन ट्रेनिंग। भैया, ध्यान मेडिटेशन करने की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। रिलैक्सेशन, आराम की मुद्रा, कैसे अपने श्वास को, ब्रीदिंग को अंदर बाहर करना है, उसकी ट्रेनिंग लेनी चाहिए। फोकस्ड अटेंशन मेडिटेशन, और सबसे ज्यादा आपको ध्यान और एकाग्रता पर, ध्यान और एकाग्रता पर सबसे ज्यादा विशेष फोकस करना चाहिए। ठीक है, विशेष फोकस करना चाहिए। यही है ध्यान मनोविज्ञान, मेडिटेशन साइकोलॉजी, अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म। यही क्या है, बुद्धिज्म के अनुसार मेडिटेशन साइकोलॉजी। उसके बाद विपश्यना। विपश्यना, इंसाइट मेडिटेशन, अंतर्दृष्टि ध्यान, वस्तु को वैसा ही देखना, अनित्य दुख अनाथ, वस्तु को वैसा ही देखना। अटेंशन स्पेन मींस बेटा अटेंशन ड्यूरेशन, है ना। अटेंशन जो केंद्रण है वो लॉन्ग होना चाहिए, लंबा होना चाहिए, कहने का मतलब ये हुआ। बिल्कुल सही समझ रहे, मतलब बिना भटके किसी भी काम या रुचि पर ध्यान केंद्रित कर पाता है कि नहीं कर पाता लंबे समय तक, इसका मतलब ये होता है। जैसे पढ़ना सुनना की एक, मतलब अटेंशन की जो अवधि होती है
समय होता है उसी को डिफाइन करता है। परफेक्ट है। हाँ, देखिएगा, वस्तु को वैसा ही देखना, अनित्य, दुख और अनात्म। अनित्य, दुख और अनात्म। हाँ, अनित्य का मतलब क्या हमने पढ़ा था? क्षणभंगुर, सब कुछ क्षणभंगुर है। पढ़ लिया था ना, बहुत अच्छे से समझा था हम लोगों ने। और अनात्म, कोई स्थायी आत्मा नहीं। और अनात्म का मतलब हमने पढ़ा था स्थायी आत्मा नहीं। ठीक है भाई। तो वस्तु को वैसा ही देखना, दुख, अनित्य, दुख, पीड़ा, कष्ट और अनात्म। चलिए देखिए भैया, बिना उनसे जुड़कर, यू ऑब्जर्व सेंसेशंस, आप इंद्रियों को अनुभव करते हो, थॉट्स, विचारों को, फीलिंग्स, अनुभवों को, विदाउट आइडेंटिफिकेशन, बिना पहचाने जो भी अनुभव करते हो बिना उनसे जुड़कर, वही क्या है बेटा? निश्चित रूप से उनका कोई स्थायित्व नहीं है, वो क्षण भंगुर है, वो आपके दुख का कारण है। साउंड कम आ रहा है, ऐसा तो नहीं है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। बौद्ध शिक्षा के 3 मौलिक सिद्धांत हैं ये। मौलिक सिद्धांत कौन कौन से हैं बेटा? अनित्य, दुख और अनात्म। याद रखना इनको। बौद्ध शिक्षा के 3 मूलभूत सिद्धांत हैं। क्या है? 3 मौलिक सिद्धांत है, अनित्य, दुख और अनात्म। ठीक है। यू ऑब्जर्व, आप देखते हैं, सेंसेशंस, इंद्रियों को, थॉट्स, विचारों को, फीलिंग्स, अनुभवों को या भावों को, विदाउट आइडेंटिफिकेशन, बिना किसी पहचान के। ठीक है ना? साइकोलॉजिकल इफेक्ट, अपने विचारों को देखने की क्षमता। इसका मतलब क्या होता है भाई? सीधी सीधी सी बात है, अपने विचारों को देखने की क्षमता मेटाकॉग्निशन है। क्या है? मेटाकॉग्निशन। डिसेंटरिंग, अपने विचारों को देखने की क्षमता। साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होगा? अनित्य, दुख और अनात्म का यही होगा कि आप अपने विचारों को देखने में कैपेबल होंगे। डिसेंटरिंग, आई एम नॉट माई थॉट, मैं अपने विचारों को नहीं समझ पाता हूं, नहीं देख पाता हूं, तो डिसेंटरिंग हो जाएगा। ठीक है। उसके अलावा रूमिनेशन और क्रॉनिक स्ट्रेस। ठीक है ना? मेटाकॉग्निशन, अपने विचारों को देखने की क्षमता। इसका क्वेश्चन बहुत बार आता है, ये थोड़ा सा मोस्ट भी है। मेटाकॉग्निशन का क्वेश्चन साइकोलॉजी में बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। समझ में आया भैया? ये क्रॉनिक स्ट्रेस क्या होता है? जो बार बार लंबे समय तक बना रहता है ना? बार बार लंबे समय तक, लंबे समय तक बना रहता है ऐसा तनाव। ठीक है ना? उसके अलावा रूमिनेशन की बात करोगे तो क्या होता है भाई? सीधी सीधी सी बात है, यहां पर नकारात्मक भावनाएं, कष्ट, जब भी कभी भी कोई नकारात्मक भाव उत्पन्न होते हैं ना,
यार किसी कारण से, तो बार बार मस्तिष्क में उत्पन्न होते हैं और उनके कारण हम तनावग्रस्त हो जाते हैं, वो नकारात्मक भाव। नकारात्मक भाव जो हमें तनाव का शिकार बनाते हैं, ठीक है ना, उनको हम लोग बार बार नकारात्मक भावनाएं, उनके परिणाम के बारे में सोचना, है ना, ये सब आपका क्या कहलाता है बेटा, रूमिनेशन थिंकिंग कहलाता है। इसीलिए ये अच्छा चैप्टर है। विपश्यना का सीधा सीधा संबंध हमने किससे जोड़ा, अनित्य, दुख और अनात्म से। ये बुद्ध धर्म के 3 मौलिक सिद्धांत है बेटा। इन तीनों मौलिक सिद्धांतों के अंतर्गत मेटाकॉग्निशन, डिसेंटरिंग, रूमिनेशन और क्रॉनिक स्ट्रेस की बात की गई है। जहां पर मेटाकॉग्निशन और डिसेंटरिंग जो है वो अप होते हैं, जबकि रूमिनेशन और क्रॉनिक स्ट्रेस जो है इन सब के कारण क्या होता है, डाउन होता है, घटता है। इसको यहां पर इस ढंग से समझाया गया है। ठीक है, क्लियर हो गया, बिल्कुल परफेक्ट है। यस, तो ये हो गया आपका यहां पर विपश्यना। एक है ब्रह्म विहार के द्वारा भाव नियमन। ठीक है ना, ब्रह्म विहार के द्वारा भाव नियमन, जहां पर बुद्धिज्म 4 डिवाइन एबॉर्ड्स बताता है जो इंटरपर्सनल इमोशंस को हील करते हैं, है ना। इंटरपर्सनल, एक दूसरे के भावों को क्या करते हैं, हील करते हैं, बिल्कुल उन्हें सपोर्ट देते हैं, है ना। चलिए, कौन कौन से, मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, ये चारों भी आपको पढ़ लेने चाहिए, ये अच्छे हैं, ध्यान रखना। मैत्री से क्या होता है, एंगर और हेट्रेड कम होता है। इसी प्रकार करुणा से आपकी निर्दयता और इंडिफरेंस, भेदभाव कम होता है। मुदिता से सिंपैथेटिक जॉय है ये, है ना, ये पूछ सकता है। मैत्री क्या है, लविंग काइंडनेस है। करुणा क्या है, कंपेंसेशन है। मुदिता क्या है, सिंपैथेटिक जॉय है। और उपेक्षा क्या है, अन अन यूनैनिमिटी है। ठीक है ना। अच्छा, इक्वेनिमिटी है। ओवर इन्वॉल्वमेंट यानी अधिक घुल मिलना, और पॉजिटिवनेस, अधिकार ने जो आपका अधिकार है वो कम होना। ठीक है, यह पूरी तरह इमोशनल स्किल्स ट्रेनिंग है। दिस इज कंप्लीट इमोशनल स्किल ट्रेनिंग, राइट। अगर आपको दोस्त की सफलता से जलन है ना, एनवी है, तो प्रैक्टिस मुदिता। तो आप क्या करें, मुदिता की प्रैक्टिस करें, दूसरे की खुशी में सहभागी बनो, है ना। आपकी जो जीलियसी है, ईर्ष्या भाव है, वो डिसॉल्व हो जाएगा, न्यून हो जाएगा। सो दैट्स वेरी इजी। अच्छा प्रश्न है। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपका इमोशन रेगुलेशन थ्रू ब्रह्म विहार के द्वारा भाव नियमन। ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम कल करेंगे। ओके डियर फ्रेंड्स, कल इसके जब सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए, क्लियर है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।